डिवाइसेस हैं इस चैप्टर के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हम फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? एक तो है मेटाफर और एक है आयरनी। अब देखो ये वाली जो दोनों चीजें हैं, मेटाफर, आयरनी, ये हमारी पोइट्री में यूज होती है, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर इतना अच्छा, इतना डीप मीनिंग के साथ है, इसमें हर एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं मेटाफर या आयरनी का यूज किया हुआ है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो देखो ये वाला बच्चों, ये वाला जो चैप्टर है ना, ये बच्चों को बहुत तकलीफ देता है। क्यों तकलीफ देता है? क्योंकि इसके अंदर कुछ वोकैबुलरी ऐसी है जो आपको जनरली देखने को नहीं मिलती। क्लियर? और ये जो यंग सीगल का चैप्टर है, इसको मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वैसे नहीं बता रहा जैसा कि हमारे टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है, बल्कि हम इसको चले पढ़ेंगे एक नए तरीके से। इसमें हर एक चीज को बहुत ही नए तरीके से पढ़ना है। ठीक है? द ब्लैक एरोप्लेन, ये तो भाई मिस्ट्री वाला है। क्लियर? इसका ये यहाँ पे जो ये वर्ड है ना, ये जैनर नहीं है, ये इसको जैनर नहीं पढ़ना। ठीक है? इसका यॉनर है। यॉनर मतलब कि किस तरीके का चैप्टर है। ठीक? तो ये इसका यॉनर ही अलग है। ये कैसा है? ये मिस्टीरियस। एनी फ्रैंक, इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे एनी फ्रैंक खुद, मिस्टर कीजिंग जो उसके मैथ्स के टीचर थे, एनी की फ्रेंड, और किटी द डायरी जो डायरी में उसने लिखा है। क्लियर? अब यहाँ पे वैल्यूज क्या है, कौन कौन सी ऐसे वैल्यू पॉइंट्स है जो उसने बात करी है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, तो ये वाली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत पर्सनली पसंद है। ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट जो आ चुका है वो है हमारे 3 स्टेट्स के बारे में, असम, गोवा और कुर्ग, और इनको देखकर आप पहचान गए होंगे हम बात कर रहे हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। वेलकम टू ऑल, होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट से, और इस वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर्स को कवर अप करने वाले हैं, यानी कि ये होने वाली है वन शॉट वीडियो फॉर योर एग्जाम। और पर्टिकुलरली इंग्लिश में हम लोग चलेंगे फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। ठीक है? वीडियो में मैंने सभी चैप्टर्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया है, बहुत शॉर्ट पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करी है। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक, हमारा वन शॉट वीडियो ऑफ फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है? तो फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट चैप्टर ही हमारा कौन सा है? A letter to God। और इस लेटर टू गॉड में जो हमारा करेक्टर है वो एक फार्मर है, आप लोग जानते ही हो उस फार्मर को, कौन है? लेंचो। ठीक है? और दूसरी तरफ हमारा है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस कोई करेक्टर नहीं है, लेकिन उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो हमारा एक बहुत ही बढ़िया करेक्टर पोस्ट मास्टर का जो करेक्टर है वो भी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग इसके समरी पॉइंट्स को कंटिन्यू कर लेते हैं, एक बारी जल्दी से इसके ऊपर देख लेते हैं। लेंचो वाज अ फार्मर, हमें पता है हिज हाउस वाज द ओनली हाउस इन द वैली एंड ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। तो ये पूरा एक आंसर के तरीके से हमने पॉइंट वाइज इसको लिया है कि उसका जो घर था वो वैली में अकेला था और हिल के टॉप पर बना हुआ था। लेंचोस फील्ड्स नीडेड रेन फॉर अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो के जो फील्ड था उसको एक बहुत ही बढ़िया बारिश की जरूरत थी। ही लुक्ड एक्सपेक्टेडली एट द स्काई एंड इट डिड रेन। वो बहुत ही उम्मीद से रेन की और स्काई की ओर देख रहा था, और जिस उम्मीद से देख रहा था वो पूरी भी हुई, और आखिरकार बारिश होती है। द ड्रॉप्स ऑफ रेन वर लाइक द कॉइन्स फॉर हिम। उसके लिए बारिश की बूंदे एक कॉइन के समान थी, क्योंकि बहुत अच्छी हार्वेस्ट होएगी तो बहुत ही अच्छा उसका जो क्रॉप है वो बिकेगा भी मार्केट में। बट हिज हैप्पीनेस वाज शॉर्ट लिव्ड एज वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल आफ्टर द रेन। लेकिन उसकी जो हैप्पीनेस थी वो ज्यादा समय तक नहीं रही, क्योंकि तभी ओले पड़ने लग जाते हैं और उसकी पूरी की पूरी बारिश जो फसल है वो खराब हो जाती है। Stones destroyed all the leaves on the trees, plants and flowers. There was no crop that year। और उस समय कोई भी क्रॉप नहीं थी। तो यहाँ पर एक चीज है, इस वाले समरी पॉइंट्स पे हमने एक छोटे छोटे पॉइंट्स को लिया है कि क्या हुआ था बेसिकली। ठीक है? करेंगे वो है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उस इंसिडेंट को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक आया क्या? होप फ्रॉम गॉड, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी क्रॉप तो डिस्ट्रॉयड हो गई है, तो कहां से उसको आशा मिलेगी? वो था फेथ, होप और लव। और वो फेथ किसके प्रति है? गॉड के प्रति। होप किसके प्रति है? गॉड के प्रति। देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। और उसके लिए होप कहां से है?
वो भी भगवान से। ऑन द फॉलोइंग संडे ही रोट अ लेटर टू गॉड। अब नेक्स्ट संडे वो कहाँ जाता है, पोस्ट ऑफिस जाता है ताकि वो एक लेटर लिख सके गॉड के लिए। ही नीडेड 100 pesos to sow his field again and to live until the new crop came। अब यहाँ पे pesos है, pesos मतलब वो पैसा, तो उसको 100 pesos चाहिए थे ताकि वो अपने फील्ड्स को दोबारा से क्रॉप उगा सके और अपना जीवन व्यतीत कर सके जब तक कि नई क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हो जाता। He wrote to God on the envelope and put the letter into the mail box। तो उसने क्या लिखा पत्र के ऊपर, to God। जहां पे उसने पत्र डाला उस एनवलप के ऊपर वो क्या लिख रहा है, किसको एड्रेस कर रहा है, गॉड पे। ठीक है, तो ये एक आपका ना एक आंसर भी है, कैसे कि उसने कैसे शो किया है कि फेथ, होप और लव गॉड के लिए। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये एक तरीके का पूरा आपका आंसर भी हो गया 4 पॉइंट पे। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के में भी काम आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर पोस्टमैन। जैसे अभी हमने बताया कि भाई पोस्ट ऑफिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था वो था पोस्टमैन का, तो अब हम पोस्टमैन के कैरेक्टर को भी देख लेते हैं। पोस्टमैन लाफ्ड हार्टली एंड टुक इट टू द पोस्टमास्टर। जो पोस्टमैन था जिसने वो चिट्ठी उठाई और वो चिट्ठी उठाकर उसने जब देखा तो वो बहुत हंसा और वो चिट्ठी लेकर चला गया पोस्टमास्टर के पास। द पोस्टमास्टर laughed too, but soon he became serious. He decided to reply to the letter and help Lancho। तो पोस्टमास्टर ने जब वो पत्र देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई, वो भी हंसा, लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि वो लेंचो की हेल्प करेगा। He collected 70 pesos only from his employees and himself contributed a part of his salary। तो उसने खुद से भी पैसा इकट्ठा किया और वो जो 70 pesos थे वो उसने अपने कर्मचारियों से इकट्ठे करे और खुद से भी अपनी कुछ सैलरी का पार्ट कंट्रीब्यूट किया। He put the money in an envelope and posted it to the Lancho। उसने वो पैसा इकट्ठा कर एक एनवलप में डाला और किसको दे दिया, लेंचो को। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ वो क्या सोच रहे मिस्टर लेंचो जो हमारे फार्मर है, अरे मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया। क्यों हो गया, बिकॉज ही डिमांडेड फॉर 100 pesos बट ही रिसीव्ड ओनली 70 pesos। तो वो क्या देखता है, देखो लेंचो हैड एन अनब्रोकन फेथ इन गॉड एंड ही वाज नॉट सरप्राइज्ड व्हेन ही रिसीव्ड द मनी। अब लेंचो का जो होप है ना, जो उसके ऊपर विश्वास है, भगवान के ऊपर विश्वास, वो इतना सुदृढ़ था, वो इतना दृढ़ था कि उसको ये पक्का पता था कि भगवान उसको मना नहीं करेंगे, उसको वो पैसा जरूर भेजेंगे। ठीक है, अब his happiness was turned into anger as there were 30 pesos short of the money। अब उसका जो हैप्पीनेस थी, जो उसको खुशी हो रही थी कि भाई मेरे को पूरा पैसा मिलने वाला है, वो कुछ समय के लिए रही, कुछ क्षण भर के लिए रही। क्यों, जब जैसे ही उसने एनवलप खोलता है तो उसको कितना पैसा मिलता है, उसमें 30 पैसे कम थे, उसको 70 पैसे मिले। लेंचो कुड नेवर बिलीव दैट गॉड कुड एवर डिसीव हिम। यहाँ पे वर्ड है डिसीव, डिसीव मतलब हो गया धोखा देना। तो लेंचो को ये कभी विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान उसको धोखा दे सकते हैं। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड रिमाइंडिंग हिम दैट ही रिसीव्ड ओनली 70 pesos सेंट बाय हिम। अब उसने दोबारा से एक और पत्र लिखता है और उसमें बताता है कि भगवान आपने जो पैसा मेरे को भेजा था उसमें से मेरे को सिर्फ और सिर्फ 70 पैसे ही मिले हैं। He asked God not to send the rest of 30 pesos through the mail as the post office employees were bunch of crooks। तो उसने भगवान को ये पत्र लिखकर ये रिक्वेस्ट करता है कि हे मेरे प्रभु, अब जो आप बाकी पैसा भेजोगे ना 30 पैसे, तो वो इनके थ्रू मत भेजना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है वो सब क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स। अब यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो उसने पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे, पोस्टमास्टर के जो भी एम्प्लॉयज थे, उसने तो पैसा इकट्ठा करके अपनी ईमानदारी से पैसा दिया, लेकिन क्योंकि लेंचो को पैसा कम मिला इसलिए वो उनको क्या समझ रहा है, बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब ये तो बेईमानों का गुच्छा, ये तो चोरों की तरह मेरा पैसा चुरा के बैठ गए। तो आप प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप इनके थ्रू पैसा मत भेजना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है आयरनी का। तो देखो यहाँ ना कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं इस चैप्टर के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हम फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, एक तो है मेटाफर और
और एक है आयरनी। अब देखो ये वाली जो दोनों चीजें हैं, मेटाफोर, आयरनी, ये हमारी पोइट्री में यूज होती है, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर इतना अच्छा, इतना डीप मीनिंग के साथ है, इसमें हर एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं मेटाफोर या आयरनी का यूज किया हुआ है, तो बच्चों इस तरीके के भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ये तो होगी जो अभी हमने पढ़ा एक नॉर्मल समरी है, लेकिन बेसिक पॉइंट्स क्या है वो अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि इस वीडियो में आपको हर पॉइंट पे एक नई चीज देखने को मिलेगी जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी, और ये आपके एग्जाम रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मेटाफोर कहाँ यूज हो रहा है, देखो मेटाफोर क्या होता है कि जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं, अब सिमिली क्या है, इज और एज, लाइक के जैसे, लेकिन मेटाफर में क्या होता है, हम चीजों को दर्शाते हैं। जैसे इन द फ्रेज ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, अब ये आया था ना पहले एक लाइन थी कि ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन इन द नॉर्थ ईस्ट साइड। जब वो लेंचो आसमान की ओर देखता है तो उसको नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े बादल दिखाई देते हैं, काले बादल, और उसको उसने क्या बोला था, ह्यूज माउंटेन्स, ठीक है। तो यहां पर क्या आ रहा है, ऑथर ड्रॉज अ कंपैरिजन बिटवीन ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन विद द क्लाउड, तो क्लाउड के साथ इसने माउंटेन को कंपेयर किया। तो बेटा ये जो चीजें हैं ना, ये आपका जो पैराग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं, जो एक तो स्टैंजा वाइज आएगा जो आपका पोइट्री के लिए आएगा, और एक क्वेश्चन नंबर 6 है जो सीन पैराग्राफ आता है जो आपका चैप्टर में से निकल कर आता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। द ऑथर कंपेयर्स अ रेन ड्रॉप विद न्यू कॉइन्स, है ना, देखो वहां पे था ना कि रेन ड्रॉप्स वर एज स्मॉल ड्रॉप्स वर 5 सेंट्स एंड बिग ड्रॉप्स वर 10 सेंट्स। तो यहां पर उसने क्या किया, पैसे के साथ कंपेयर किया था। दिस शोज लैंचो इज होपिंग दैट हार्वेस्ट विल ब्रिंग हिम मनी, न्यू कॉइन्स। तो उसको लग रहा था कि रेन ड्रॉप जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारी क्रॉप अच्छी होगी, उतना ज्यादा पैसा हमें मिलने वाला है। तो ये मेटाफोर्स हैं, ठीक है। ऐसे ही द हेलस्टोन्स हैव बीन कॉल्ड द फ्रोजन पर्ल्स, हाँ, तो जब वो ओले गिरे नीचे, व्हाइट कलर के जब ओले गिरे हैं, तो वहां पर उसने कहा कि ये देखो ये सफेद रंग के हीरे गिरे, मोती गिरे हैं, तो फ्रोजन पर्ल्स उनको बोला गया था, क्लियर। ऐसे ही देन द फ्रेज अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, तो जब हेलस्टोन इतना ज्यादा हो गया तो उसने बताया कि टिड्डी का दल भी इतनी ज्यादा तबाही नहीं करता जितने ज्यादा तबाही हमारा हेलस्टोन कर गया है। तो यहाँ पर प्लेग ऑफ लोकस्ट बोला है, हैव बीन कंपेयर्ड विद द डिजास्टर दैट स्प्रेड रैपिडली एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग जस्ट लाइक द हेलस्टॉर्म। तो हेलस्टॉर्म को कंपेयर किया है किसके साथ में, आपका लोकस्ट, प्लेग ऑफ लोकस्ट के साथ, ठीक। तो यहाँ पे मेटाफर चल रहा है सारा का सारा जब कंपैरिजन हो रहा है, क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पर एक और है, द ऑथर कंपेयर लैंचो विद एन ऑक्स इन द फ्रेज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, और इसको डिस्क्राइब करने के लिए जरूर आएगा ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ऑक्स ऑफ अ मैन, कि वो बैल की तरह अपने फील्ड में काम करता था, वो इतना शक्तिशाली, मेहनती, इतना अच्छा इंसान था कि वो अपने फील्ड में एक जानवर की तरह लगा रहता था, ठीक है। मीनिंग ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन जस्ट लाइक एन ऑक्स वर्क हार्ड इन द फील्ड। तो यहाँ पे ये सारे मेटाफोरिकल्स हैं, ठीक। तो आप 1 मिनट निकालकर इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको समझो कि कितना अच्छा ये चैप्टर है जिसमें इतने सारे हमारे लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं, ठीक। अब ये देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां पे आया आयरनी। आयरनी मतलब होता है व्यंग। आयरनी इज व्हेन वर्ड्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस समथिंग दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल इंटेंट, मतलब एक्चुअली वो चीज नहीं है बट हम उसको सोच रहे हैं, वो एक व्यंग के तौर पर आता है। द ऑथर हैज गिवन अ स्टोरी एंड ironic ending. The people at the post office had helped Lancho out of genuine intent, but ironically Lancho blames them for stealing his 30 pesos. ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Lancho डिमांड कर रहा था 100 pesos की, लेकिन उसको मिलते कितने, 70 pesos, और उसको लगता है कि भाई 30 pesos तो मेरे कोई और खा गया, जबकि ईमानदारी से वहां के पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने उसको पैसा दिया था और उसने उनको क्या बोला, बंच ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आयरनी है। Lancho believed God had sent him the money, but it is actually the people at the post office had sent the money. तो उसने क्या सोचा था, भाई मेरे को तो भगवान ने दिए पैसे, है ना, लेकिन एक्चुअली में पैसा किसने भेजा था, पैसा तो भेजा था पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने, ठीक है। सो दैट इज आयरनी, क्लियर। नेक्स्ट इज हमारा अगला चैप्टर नेल्सन मंडेला, क्लियर। अब देखो
आपको बहुत मजा आने वाला है। इस तरीके से हम लोग हर एक डिटेल में इसको पढ़ेंगे। स्टोरी हम सबको पता है, स्टोरी में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ रखी हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो देखो ये वाला बच्चों, ये वाला जो चैप्टर है ना, ये बच्चों को बहुत तकलीफ देता है। क्यों तकलीफ देता है? क्योंकि इसके अंदर कुछ वोकैबुलरी ऐसी है जो आपको जनरली देखने को नहीं मिलती। क्लियर? तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना, ये वाला जो चैप्टर है इसकी जो थीम है वो अपार्थाइड है। अपार्थाइड मतलब भेदभाव पर है। क्लियर? तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? द एक्सट्रैक्ट एक्सप्लोर द थीम ऑफ ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम, ह्यूमैनिटी, फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, डिकोटोमी बिटवीन द ऑपरेसर एंड द ऑप्रेस्ड। इसको अंडरलाइन कर लो, इसको ध्यान से समझ लो। ये वाली जो 3 लाइनें हैं ये आपके पूरे चैप्टर की थीम को बता रही हैं। क्लियर? कि ये जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट मतलब क्योंकि ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनकी बुक का एक पार्ट था जो नेल्सन मंडेला जी ने अपनी जीवन के ऊपर लिखी थी, उसमें से एक पार्ट लिया गया था। तो ये वाला जो एक्सट्रैक्ट लिया गया, इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं? फ्रीडम के बारे में, इंसानियत के बारे में, फाइट फॉर इंडिपेंडेंस अपनी आजादी के बारे में, डिकोटोमी, डिकोटोमी मतलब हो गया डिक्टेटरशिप, और किस किस चीज में? ऑपरेसर एंड ऑप्रेस्ड। ऑपरेसर कौन होता है? जो दबा रहा है ना, जैसे हम लोगों को भी दबाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और ऑप्रेस्ड कौन हुए इसमें? ब्लैक पीपल। फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले? वैल्यू पॉइंट क्या क्या है? फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, ह्यूमैनिटी, सैक्रिफाइसिंग फॉर द ग्रेटर गुड, ईयर ऑफ स्ट्रगल में वन डे लीड टू सक्सेस। मतलब जितना भी हम लोगों ने सहा है वो किसी ना किसी दिन हम लोग आजादी की तरफ जरूर बढ़ेंगे। ठीक है? तो ये नेल्सन मंडेला जी की जो स्टोरी है ये फ्रीडम के बारे में है। कौन सी फ्रीडम? अपार्थाइड, जहां पे जो ब्लैक पीपल थे वो ऑप्रेस थे और जो व्हाइट है वो ऑप्रेसर है, मतलब उनको दबाने वाले। ठीक है? तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक समझ लो, आपका एक लॉन्ग आंसर भी तैयार हो रहा है और आपका शॉर्ट आंसर भी तैयार हो रहा है। द लेसन पेज ट्रिब्यूट टू दोज ब्लैक हीरोज एंड पैट्रियट्स who waged the relentless struggle against the apartheid or the racist regime of South Africa। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो लेसन है, ये एक ट्रिब्यूट दे रहा है। ट्रिब्यूट मतलब श्रद्धांजलि दे रहा है उन सब हीरोज के लिए जिन्होंने अपने देश की, साउथ अफ्रीका की आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी। और ज्यादातर किस चीज के लिए? अपार्थाइड। अपार्थाइड होता है रेसिज्म। रेसिज्म मतलब जब ब्लैक और व्हाइट के बीच में कंपैरिजन हो। ठीक? हियर वी फाइंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी हेल्ड इन द यूनियन बिल्डिंग अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज। तो भैया इसको तो आप इंपॉर्टेंट कर लो। 140 कंट्रीज के बहुत सारे पॉलिटिशियंस और डिग्नेटरीज वहां पे जमा हुए थे। एक इनॉग्रेशन था किस चीज का? क्योंकि वहां पे नई नई लोकतंत्र बना था, नया नया डेमोक्रेटिक कंट्री बना था। तो उस डेमोक्रेसी के इनॉग्रेशन के लिए लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे। ठीक है? नेल्सन मंडेला गिव्स अ मैसेज ऑफ पीस एंड यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। ही फोरसीज अ न्यू रिजाइन व्हिच विल बी बेस्ड ऑन द इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन। तो यहां पर नेल्सन मंडेला ने अपनी एक स्पीच दी है, वो किसके बारे में? ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड के बारे में। इसके अलावा वो बताते हैं न्यू रिजाइन। न्यू रिजाइन मतलब वहां पे एक नई पॉलिटिकल डिपेंडेंसी आने वाली है, नया पॉलिटिकल विल आने वाला है जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है? जो कि होगा इक्वालिटी पर बेस्ड मैन और वुमेन की हुई। सॉरी कट यहां से। हाँ, he hopes that in the new regime that there will be no exploitation of men by men। कि वो ये मान के चलते हैं कि भाई अब जैसे ही नया रिजाइम आएगा तो वहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सब लोग इक्वल होंगे। ठीक है? देयर विल बी नो रूम फॉर रेसिज्म एंड द सेग्रीगेशन इन द न्यू ऑर्डर। किसी भी तरीके से हम जात पात, धर्म या फिर क्या कहते हैं कलर के, जो हमारा स्किन कलर है उससे रिलेटेड कोई भी भेदभाव होने वाला नहीं है। तो आप इसको अंडरलाइन कर लो, मतलब अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या आपको एक पूरे तरीके से
लॉन्ग आंसर तैयार। नेल्सन मंडेला के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मेंट दैट द नेटिव अफ्रीकन्स एंड द कलर्ड पीपल हैड टू सफर अ लॉट ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन डन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो पहला है कि ये एक ऐसा ह्यूमन डिजास्टर था, जैसे कि हम बार बार बात करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये ऑपरेसर से इनको ऑपरेस किया गया था, किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और वो भी किस पर्पस से? कि उनका जो कलर की वजह से, ठीक है। और ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, ऑन May 10, 1994 नेल्सन मंडेला हैज टेकन द वो एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। वो मतलब हो गया शपथ, और 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला जी ने पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति के तौर पर वहां पे शपथ ली। द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, उन्होंने 2 तरीके के नेशनल एंथम बोले। और इन अ लाइफ, अब ये वाला जो पॉइंट है 4th, इसमें नेल्सन मंडेला जी ने बताया था कि एक व्यक्ति के 2 ऑब्लिगेशन होते हैं। ऑब्लिगेशन मतलब हो गया ड्यूटी, एक तो उसको अपने परिवार के प्रति ड्यूटी निभानी है, जैसे यहाँ लिख रहा है, फर्स्ट टुवर्ड्स हिज फैमिली, टू his parents, to his wife and to his children, and second on the other hand obligation towards the country, people and the community। पहला obligation है उसका परिवार, अपने बच्चों के प्रति, और दूसरा है अपने देश और अपने समाज के प्रति कर्तव्य निभाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा बहुत ही सुंदर सा चैप्टर, बहुत प्यारा सा चैप्टर, जो कि है यंग सीगल का। और ये जो यंग सीगल का चैप्टर है, इसको मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वैसे नहीं बता रहा जैसा कि हमारे टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है, बल्कि हम इसको चलेंगे पढ़ेंगे एक नए तरीके से। इसमें हर एक चीज को बहुत ही नए तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और अगर अभी तक आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। ओके, नाउ दैट इज द यंग सीगल। अब यंग सीगल की वीकनेस क्या है? देखो, मैंने आपको बताया कि हम बिल्कुल नए तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी वीकनेस क्या है। नो सेल्फ ट्रस्ट, पहली वीकनेस क्या है कि उसको अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है, उसको डर है कि मैं फेल ना हो जाऊं, फियर ऑफ फेलियर। पेसिमिज्म, पेसिमिज्म ऑप्टिमिज्म का अपोजिट है पेसिमिज्म, मतलब कि उसको ऐसा लग रहा है वो नेगेटिव सोच वाला चला गया। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ इनिशिएटिव, और उसको डर लग रहा है समुद्र से और उसकी गहराई से। अब उसकी स्ट्रेंथ क्या है? अगर हम यहाँ बात करें कि उसकी ताकत क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको क्लास 10th में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, आपको 1 मार्कर में इस तरीके के भी क्वेश्चंस आएंगे जो आपको ध्यान देने हैं। स्ट्रेंथ क्या है? लॉन्ग विंग्स है, स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड पेरेंट्स हैं, थॉटफुल और नाइस मदर है, क्योंकि मदर ने उसकी बहुत हेल्प करी है। मोटिवेटिंग फैमिली है, उसको बार बार उसकी फैमिली उसको आवाज लगा रही थी, आजा बच्चे मेरे पास आजा। और उसकी सक्सेस स्टोरीज हैं, उसकी सिबलिंग्स की, उसके भाई बहन की सक्सेस स्टोरीज हैं कि कैसे वो सफलता पूर्वक उड़कर दूसरी तरफ चले गए हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्वालिटी नीडेड टू अटेन सक्सेस। हमें कौन कौन सी क्वालिटीज अटेन करनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है। तो जो यंग सीगल ने प्राप्त करी वो थी इसकी ब्रेवरी, परसेवरेंस, ये भी शक्ति होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब तक हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकेगा। नेवर गिव अप एटीट्यूड, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए भाई कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी। बिलीव इन वन स्ट्रेंथ, आपको अपने ही ताकत पे ध्यान रखना है, हार्ड वर्क और प्रैक्टिस करते हुए ही रहना है, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जैसे यंग सीगल, उसके पेरेंट्स और उसके यंग सिबलिंग। फिर आते हैं इसमें वैल्यू क्या हमने पढ़नी है, ओवरकमिंग वंस फियर्स, अपना जो डर है उससे बाहर निकलना है। सक्सेस इज द सम ऑफ ऑल एफर्ट्स, ओवरकमिंग वंस हेजिटेशन, बिलीव इन योरसेल्फ। तो आपको अपनी जितनी भी सफलता है उसका सम क्या है, उसका जोड़ क्या है? उसका जोड़ है आपकी हेजिटेशन खत्म करना है, आपको सफलता की तरफ हमेशा बढ़ते रहना है, ठीक है। इसके बाद है फर्स्ट स्लाइड, इसकी जिस्ट मतलब होता है बच्चों कि उसकी समरी में सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या आने वाली है, वो हमारा जिस्ट कहलाता है। हिज फर्स्ट स्लाइड इज अ स्टोरी ऑफ हेजिटेशन, ट्रायल एंड एरर एंड फाइनली गेटिंग सक्सेस इन द लाइफ इन द एंड। तो पहली बात उसमें हेजिटेशन है, उसने किस तरीके से उस हेजिटेशन को दूर करके अपनी सफलता को प्राप्त किया, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ हेजिटेंट एंड टिमिड सीगल। टिमिड मतलब हो गया यहाँ पे जो कायर, एक तरीके से कुवाड़ हम इसको बोल सकते हैं। सीगल लर्निंग द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, एक हेजिटेट और एक कुवाड़ सीगल है जो सोच रहा है कि भाई मैं कैसे उड़ना सीखूं। While his two brother and sister had already learned flying, his fear
एंड हेजिटेशन स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। अब उसके भाई बहन तो उड़ के चले गए, लेकिन उसका डर उसको उड़ने से रोक रहा है। हिज डाइविंग एट द फिश ड्यू टू हंगर प्रूव्ड अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब उसको वो ब्लेसिंग मिली है जो उसने सोची भी नहीं थी। क्या कि उसकी मदर जब वो खाना लेकर आ रही थी, ठीक है, तो जब वो खाना लेकर आती है तो वो उसके ऊपर डाइव मार देता है उस खाने के लिए। तो जैसे ही खाने के लिए डाइव मारता है तो वो नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है, उसके हवा में पंख खुल जाते हैं और वो उड़ने लग जाता है। दैट इज कॉल्ड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिबलिंग्स वर वेल ट्रेन्ड बाय द पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स के द्वारा उसको सिबलिंग्स को पूरी तरीके से ट्रेन कर दिया गया था। बीइंग एक्सट्रीमली हंग्री ही बेग्ड हिज मदर फॉर फूड। अब वो भूखा था तो इसलिए उसने अपनी माँ को रिक्वेस्ट करी, मम्मी कुछ तो खाना दे दो, मुझे कुछ तो दे दो, तड़प रहा हूं मैं। तभी वो क्या लेकर आई उसकी मदर, उसके लिए एक पीस ऑफ फिश एंड फ्लू अक्रॉस हिम द साइट ऑफ फूड मैडम हिम ही डाइव। अब जैसे ही उसने वो देखा, क्या खाना आ गया भाई, मेरे को खाना दे दो, और वो उसके ऊपर डाइव कर देता है। ठीक है, he cried and screamed out of fear when he was coming down। और वो जब वो नीचे आ रहा था ना, ये देखो नीचे की ओर वो फ्लाई कर रहा है, क्योंकि ऊपर था ना, वो लेज के ऊपर था, लेज से नीचे की ओर डाइव कर रहा है। तो वो जब आ रहा था तो उसके मन में थोड़ा सा तो डर आया, इसलिए वो चिल्लाया। His wings opened up automatically, he flapped his wings। अब क्योंकि पक्षी है ना, तो उसके विंग्स अपने आप खुल गए और फ्लैप किया उसने। He was joined by his family in his first flight। और वो अपनी ही फर्स्ट फ्लाइट में अपने फैमिली के साथ जाके मिल जाता है। His family appreciated him for his successful effort and offered him scraps of dogfish। और जब वो खुल जाता है, जब वो वहां पे पहुंच जाता है, तो उसकी मदर फादर उसको पार्टी देते हैं, ले बच्चे डॉग फिश खा, तेरी पार्टी है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर जो है यंग सीगल की स्टोरी यहाँ पे फिनिश हुई। तो इसमें हमने की पॉइंट्स भी पढ़े, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और क्या मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, वो सब चीजें हमने इस चैप्टर में देखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन, ये तो भाई मिस्ट्री वाला है। क्लियर, इसका ये यहाँ पे जो ये वर्ड है ना, ये जेनर नहीं है, ये इसको जेनर नहीं पढ़ना। ठीक है, इसका यॉनर है। यॉनर मतलब कि किस तरीके का चैप्टर है। ठीक, तो ये इसका यॉनर ही अलग है। ये कैसा है, ये मिस्टीरियस है, बड़ी अजीब अजीब चीजें हुई। ब्लैक एरोप्लेन, स्टॉर्म आ जाना, उसके मीटर खराब हो जाना, तो हर एक चीज इसमें पढ़ेंगे। तो अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स, अनएक्सपेक्टेड है भाई, मौसम तो साफ था, पता नहीं अचानक से बादल कहां से आ गए, और बादल आ गए तो उस बादलों में उसको ब्लैक एरोप्लेन कहां से दिखाई दिया। तो ये सब चीजें बनी हमारी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स। थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, एंड में थ्रिल हो गया, अरे वो ब्लैक एरोप्लेन का है। वो क्या बोलती है कि मुझे क्या पता, तू अकेला ही था जो वहां पे उड़ रहा था, मैं कैसे जानूं। सस्पेंस मेंटेन, सस्पेंस था पूरी स्टोरी में, बहुत ही अच्छा था। अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस, हमने प्रेडिक्ट भी नहीं करी थी, वैसी वैसी सिचुएशंस हो गई। स्पेशल कैरेक्टर इन्वॉल्वमेंट, स्पेशल कैरेक्टर किसका है, ब्लैक एरोप्लेन का। क्वालिटीज क्या है जब हम देखते तो ब्रेवरी, हिम्मत से काम लो, ये हमारे वैल्यू पॉइंट्स। अब बेटा अगर कभी भी ऐसी चीजें आ जाती हैं लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, तो हमारे को हिम्मत से काम लेना चाहिए। नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये चीज अभी हमने पहले भी पढ़ी है। बिलीव इन वन स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को संभाल के चलो। प्रेजर्वेंस, पॉजिटिव रहो, क्षमता में रहो। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, फिर प्रॉब्लम्स क्या था, एनकाउंटर्ड बाय द डकोटा पायलट। तो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी जो डकोटा पायलट को देखने को मिली। ओल्ड एरोप्लेन था, बहुत पुराना था, ये पहली लाइन में लिखा है, द पायलट वाज फ्लाइंग इन हिज ओल्ड डकोटा प्लेन। स्कार्सिटी ऑफ फ्यूल, जैसे एक इंजन में फ्यूल रह गया था, दूसरे में खत्म था। माल फंक्शनिंग ऑफ रेडियो एंड कंपास, उसके रेडियो और कंपास घूम रहे थे। लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द कंट्रोल रूम एंड स्टॉर्मी वेदर, तो उसका जो कॉन्टैक्ट था कंट्रोल रूम के साथ वो खत्म हो गया था, और बहुत ही ज्यादा स्टॉर्मी वेदर था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे हम पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेंगे। अगेन ये तो अब हम देखते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स की, इसकी समरी में हम कैसे लिखे। देखो की पॉइंट्स को अगर आप लिख लोगे ना एक पेपर पे, तो ये आपका लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस दोनों में बन जाएगा। तो पहला क्या है, द क्लियर स्काई विद शाइनिंग स्टार्स, बहुत मजेदार वो रात थी जिस समय ओल्ड डकोटा ने अपनी फ्लाइट पकड़ी। द ऑथर वॉज अबाउट टू मीट हिज फैमिली एट ब्रेकफास्ट एट 1:30 इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब आधी रात है। ठीक है, ऑथर फ्लू हिज डकोटा एरोप्लेन एंड ही वॉज
इंस्ट्रक्टेड टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट बाय पेरिस कंट्रोल रूम। उसको बोला गया भाई तू पेरिस कंट्रोल रूम से तू 12 डिग्री नॉर्थ की तरफ मुड़ जाना, भाई क्या कर रहा है ना, सीधा वहां पे नहीं जाना, 12 डिग्री में मुड़ना है। He was around 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम पेरिस, तो पेरिस से वो फ्लाइट उड़ी थी और 150 किलोमीटर आगे आ चुकी थी, ठीक है। द क्लाउड स्टॉर्म अपीयर्ड हिम, और बहुत बड़े बड़े जो खतरनाक ब्लैक क्लाउड्स थे वो उसके सामने आ चुके थे। He decided to enter the storm, उसने स्टॉर्म में जाने की कोशिश करी। A risk decision of the author due to willingness to see his family। अब ये रिस्की डिसीजन था, क्यों? क्योंकि उसको अपने परिवार से मिलना था, वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाहता था इंग्लैंड में जाकर अपने परिवार के साथ। अब वो अपना रास्ता खो दिया उसने स्टॉर्म में जाते ही। ऑल द इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वर्किंग, सारे इंस्ट्रूमेंट जो थे वो उसके काम करना बंद कर चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट, अ ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्ड बाय द ऑथर साइड इन द स्टॉर्म, और उसी तूफान में ये ब्लैक एरोप्लेन निकल कर आता है। वो जो ओल्ड डकोटा का पायलट है वो ब्लैक एरोप्लेन के जो भी इंस्ट्रक्शंस थे उनको फॉलो करता है। विदाउट मच फ्यूल ही फ्लू ओवर हाफ एन आवर। अब उसके पास इतना फ्यूल नहीं है, लेकिन फिर भी वो आधे घंटे तक उसी का पीछा करते हुए निकलता है। He landed safely on the runway, और आखिरकार वो रनवे पे जाकर आराम से लैंड हो जाता है। He went out from his aeroplane to thank the pilot of the black aeroplane. Got surprised not to find anyone there in the aeroplane। अब वहां पे उसने क्या बोला कि भाई मैं जाकर उसका धन्यवाद करना चाहूंगा जिसने मेरी मदद करी है, लेकिन कैसे बाहर निकलता है और वहां पे जाता है कंट्रोल रूम पर और उनसे पूछता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था। और वहां की जो अटेंडेंट, कौन सा ब्लैक एरोप्लेन, सिर्फ तुम्हारा ही था जो प्लेन था जो मेरे को रडार पे दिखाई दे रहा था, ठीक है। The author asked the woman of control tower about the black aeroplane. She laughed and replied in negative about such a plane. A miracle with no explanation for the author which saved his life। अब वो जादू था, मिरेकल था जिसने उसकी जिंदगी को बचा लिया, ठीक है। हमें भी नहीं पता चला आज तक कि वो ब्लैक एरोप्लेन गया था। तो यही है हमारा सस्पेंस। अगर आप इसके की पॉइंट्स को ध्यान से समझ लो, इनका फ्लो देखो कितना अच्छा फ्लो है इन पॉइंट्स का। अगर आप इन फ्लो पॉइंट्स को भी ध्यान से पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो आपका ये पूरा आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब हम लोग हैं फर्स्ट स्लाइड के चौथे चैप्टर पे। देखो हमने पहले 3 जो चैप्टर करे उनमें कहीं ना कहीं हमने चीजों को समझा भी है, सीखा है, उनके की पॉइंट्स भी देखे, वैल्यू पॉइंट भी देखे, थीम को भी देखा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा है कौन सा, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे एनी फ्रैंक खुद, मिस्टर कीजिंग जो उसके मैथ्स के टीचर थे, एनी की फ्रेंड, और किटी द डायरी जो डायरी में उसने लिखा है, क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यूज क्या है, कौन कौन सी ऐसे वैल्यू पॉइंट्स है जो उसने बात करी है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, तो ये वाली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत पर्सनली पसंद है। ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट जो एनी फ्रैंक है उसका जो माइंडसेट है बहुत पॉजिटिव है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है अपने फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर, ठीक। अब यहाँ देखो एनी फ्रैंक को ये डायरी क्यों लिखनी पड़ी, उसको क्या जरूरत थी कि वो इस डायरी को लिखे, ऐसी क्या जरूरत आई, क्लियर। तो एनी फ्रैंक का 13 year old was gifted a diary by her father. She found writing to be a strange experience. She had never written a diary before. उसने कभी ये डायरी पहले जिंदगी में नहीं लिखी थी। अपनी फर्स्ट एंट्री के अंदर वो चाहती थी कि वो हर एक चीज डायरी को बता दे, क्योंकि उस 13 साल की बच्ची के पास में कोई फ्रेंड नहीं था जिसको वो अपना बेस्ट फ्रेंड कह सकती थी, इसलिए उसने डायरी को लिखना शुरू किया। तो उसको ये चीजें अच्छी नहीं लग रही थी कि वो डायरेक्टली जाकर डायरी में ये लिखे कि मैंने आज ये किया, मैंने वो किया। तो उसने पहले अपना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया अपनी लाइफ का, अपने फैमिली का, और उसने अपनी डायरी को नाम दिया है किटी। क्या नाम दिया? किटी, ठीक है। नेक्स्ट इज ये वाली जो हमारी स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे वो इंसिडेंट है जहां पर मिस्टर कीजिंग जो उसके टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं, वो उसको असाइनमेंट दे रहे हैं एज अ चैटर बॉक्स, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बातें करती थी क्लास में, इसलिए उसको एक असाइनमेंट दिया गया। एंड ही टॉक सो मच बिकॉज ऑफ विच वन डे मिस्टर कीजिंग असाइन्ड
Anne extra homework to write an essay on the topic chatterbox in which she argued that talking is a student's trait. Trait मतलब होता है यहाँ पर उसका behavior, उसका आदत, ठीक है। She had inherited talking from her mother. तो वो बताती है मिस्टर कीजिंग को एक आंसर में कि ये जो मेरा बात करने का तरीका है ये एक स्टूडेंट का अधिकार है। और दूसरी बात कि मैं क्यों बातें करती हूँ, क्योंकि मेरी माँ बहुत बातें करती थी, इसलिए वो आदत मेरे अंदर मेरी मम्मी से आई है और किसी से नहीं आई। भाई मैं ये क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। देन शी असाइन्ड हर सेकेंड एसे एन इनकरेजेबल चैटरबॉक्स। अब इनकरेजेबल मतलब ना रुकने वाला चैटरबॉक्स। देन मिस्टर कीजिंग असाइन्ड अनदर एसे क्वैक क्वैक क्वैक। अब ये 3 ऐसे दे दिए हैं, पहला तो चैटरबॉक्स पे, दूसरा है इन एन इनकरेजेबल चैटरबॉक्स और फिर है क्वैक 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 सैड मिसेस चैटरबॉक्स। दिस टाइम शी रोट अ पोएम व्हिच शी वाज about a father swan who had bitten his duckling to death because they quacked a lot, after which Mr. Keesing never stopped Annie from talking. तो वहां पर उसने जब ये लिखा क्वैक 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 सैड मिसेस चैटरबॉक्स, तो एनी ने उसकी रिप्लाई में एक पोएट्री लिखी कि एक फादर डकलिंग है, मतलब डक के पापा हैं, उन्होंने अपने डकलिंग्स को मार दिया जस्ट बिकॉज कि वो क्वैक 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 बहुत ज्यादा कर रहे थे। तो मिस्टर कीजिंग ने इसको पॉजिटिव वे में लिया और उसके बाद एनी को कभी भी नहीं डांटा, ठीक है। तो पहला जो हमारा पॉइंट था वो ये था कि एनी ने डायरी क्यों लिखी, जस्ट बिकॉज शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स एंड शी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी एंड टू मेक हर बेस्ट फ्रेंड। एंड नेक्स्ट जो इसमें इंसिडेंट है सबसे इंपॉर्टेंट वो है उसके किस चीज का, जो मिस्टर कीजिंग ने उसको असाइन किया था किस पर, चैटरबॉक्स के बारे में लिखने। एक हमारे पास जो आ चुका है वो है हमारे 3 स्टेट्स के बारे में, असम, गोवा और कुर्ग। और इनको देखकर आप पहचान गए होंगे, हम बात कर रहे हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बुक का, ठीक है। होप अभी तक तो आपको ये चारों चैप्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझ आ रहे होंगे। पॉइंट टू पॉइंट हम सारी चीजों को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम इस वाले चैप्टर में जो सबसे पहले हमारे पास आएगा, हमारा सबसे अच्छा स्टेट गोवा। कम इन द पार्टी मूड मैन, अपने अपने पार्टी मूड में आ जाओ बिकॉज हम पहुंच चुके हैं गोवा, ठीक है। तो गोवा में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर गोवा में जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर के वो है नरेटर और बेकर। नरेटर कौन है, जिसने इसको चैप्टर को लिखा, और किसके बारे में डिस्क्रिप्शन हो रही है, बेकर के बारे में। द इवेंट्स डिस्क्राइब इन द चैप्टर आर सेट इन गोवा एट अ टाइम व्हेन द राइटर वाज यंग। और जो भी इवेंट इसमें आ रहे हैं वो तब के आ रहे हैं जब हमारे जो नरेटर है वो छोटा बच्चा था गोवा में। अब इस टेक्स्ट डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ बेकर्स इन द ओल्डन टाइम्स। द इवेंट डिस्क्राइब इन द चैप्टर आर सेट इन गोवा एट अ टाइम व्हेन द राइटर वाज यंग। सो द टाइटल इज जस्टिफाइड कि बेकर क्या है, बेकर ऑफ गोवा, क्योंकि जो राइटर है वो छोटा बच्चा है और उसने बेकर की लाइफ को बहुत ही ध्यान से देखा है अपने आसपास में, तो इसलिए उसने उसके बारे में लिखा है। इसमें हम क्या क्या वैल्यू पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, हेरिटेज एंड द रूट ऑफ दैट नरिश अस। अस मतलब यहाँ पर वही है जैसे हमारी जिंदगी में भी जहां पर हम रहते हैं उसमें आसपास जो हमारा कल्चर है, हमारी सोसाइटी है, वहां से हम क्या सीखते हैं, उन्हीं चीजों के बारे में बताया है। कल्चरल इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है और हारमोनियस सोसाइटी है, वहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं था, बहुत शांति से रहने वाले लोग हैं, ठीक है। अब इसकी क्या जिस्ट है, मतलब इसमें इस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसकी समरी क्या है। द राइटर प्रेजेंट अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गोवा विलेज बेकर who still has an important place in the society। ये जो राइटर है इसने एक पेन पोर्ट्रेट मतलब करेक्टर स्केच लिखा है किसका, एक बेकर का, जो उसकी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था। एल्डर स्टिल थिंक फॉन्डली ऑफ द फेमस पोर्टुगीज लोव्स ऑफ ब्रेड। लोव्स ऑफ ब्रेड मतलब ब्रेड की जो पीस होती है ना, हम खाते हैं ब्रेड का, एक पीस उठाया और खाया, तो वो लोव्स वो सर्कल में थे, ठीक है। आजकल हमारे को वो मीठी सी ब्रेड होती है, तो वो ब्रेड ऑफ लोव्स उसको लोग बहुत पसंद करते थे। फैमिली ट्रेडिशन इज स्टिल कैरिड ऑन इवन टुडे बाय द न्यू जनरेशन ऑफ बेकर्स और पैडर्स इन द गोवा। अभी भी वो वाला जो उनका काम है बेकरी का, वहां पर अभी भी वैसा ही है। वहां के जो लोग हैं वो अपने बाप दादा का बिजनेस चला रहे हैं
इवन टुडे, आज भी मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड और द बोल। आज भी गोवा में अगर शादी ब्याह में वो मीठी ब्रेड नहीं मिले, वो बॉल नहीं मिले, तो भाई शादी का मजा ही बेकार है। इट्स जस्ट अ पार्टी और फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट गोवा ब्रेड। और अगर वहां शादी में गोवा ब्रेड ही नहीं आता तो सब कहते हैं अरे यार इतना पैसा खर्च कर दिया, भाई गोवा की ब्रेड स्पेशलिटी तो खिलाओ। तो वो ना हो तो मजा नहीं आता। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी की एक छोटी सी समरी थी। अब इसमें बेकर ऑफ गोवा में हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको समझ लेते हैं। The Goa bread, one of the delicacies that everyone craves for। ये वो चीज है जिसके लिए सबको भूख लगती है। दिल्ली में तो मोमोज की क्रेविंग होती है ना, मोमोज ना मिले तो कुछ ना कुछ होता रहता है। ऐसे गोवा के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो क्या है, हमारी गोवा की ब्रेड। द ब्रेड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गोवा ईटिंग हैबिट। गोवा की खाने की आदतों में ब्रेड एक उनका इंटीग्रल पार्ट है, उनकी लाइफ का हिस्सा है। The traditional bread makers in Goa known as powder। तो उनको क्या बोला जाता है, जो गोवा में ब्रेड बनाते हैं उनको बोला जाता था पाउडर। ठीक है, आर्ट ऑफ ब्रेड मेकिंग इज अ लेगेसी व्हिच इज ग्रांटेड बाय द पोर्टुगीज टू द गोवा। अब ये जो ब्रेड मेकिंग की कला है ये गोवा के लोगों के पास कहां से आई? गोवा में पहले पोर्तुगल के लोग रहते थे जिनको पोर्तुगीज कहते हैं, उन्होंने वो चीज उनको सिखाई गोवा के लोगों को कि ये भाई ये मीठी ब्रेड इस तरीके से बनती है। द गोवा पाव इज culinary मास्टरपीस। गोवा का भी एक पाव है वो बहुत ही अच्छा है। पाउडर इज समवन हु इज अवेटेड every day for his delicious and steaming hot bread। अब ये जो पाउडर है वो रोज नई फ्रेश ब्रेड बनाता है। दे केम डेली इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इन द इवनिंग। और ये पैडर जो है ये गोवा के गांव में जाते हैं, एक टोकरी के अंदर ब्रेड रख के, रोज सुबह दोपहर और शाम। The baker would come every day to deliver the loaves of bread to the house। He would carry the traditional bamboo staff and its jang jang sound would announce his arrival। तो जो गोवा का जो पैडर आता था ना वो बच्चों के लिए एक मॉर्निंग कॉल थी। जैसे हम लोग अलार्म लगा के सो जाते हैं ना, लेकिन उस समय संडे मॉर्निंग या एवरी मॉर्निंग वो कैसे होता था कि एक जो पैडर है वो एक बड़ी सी टोकरी अपने सिर पे रख के लाता था और उसके पास एक बैम्बू स्टिक होती थी जिसके नीचे घुंघरू लगे होते थे। जब वो नीचे मारता था ना उसको जमीन के साथ टच होती थी तो झैंग झैंग साउंड आती थी, वो साउंड से बच्चे उठते थे। ठीक है, और उससे पता चलता था भाई हमारी ब्रेड्स आ चुकी हैं। अब हम एक बहुत ही सुंदर, इसको बोला जाता है इस जगह को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। हम पहुंच चुके हैं बच्चों धरती के, भारत के सबसे सुंदर जगह कुर्ग। और ये कहां पर सिचुएटेड है? कर्नाटका में। ठीक है, तो ये है कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कर्नाटका विच इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर जगह है ये। वैल्यू क्या है? प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसमें नेचुरल रिसोर्सेज का किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। प्राउडनेस कैसे है? हार्मोनियस सोसाइटी है, बहुत हार्मनी है, प्यार से जीने वाले लोग हैं, मार काट वाले नहीं है ये लोग। और पीपल ऑफ कुर्ग दे आर assumed to be the descendant of Arab or Greek whose culture are reflected in their martial tradition and cultural rites। तो ये माना जाता है कि जो कुर्ग के लोग हैं ये लोग अरब या ग्रीक के आए हुए लोगों की ही संतानें हैं। और ये कैसे हमें पता चलता है? क्योंकि उनकी मार्शल आर्ट, मार्शल मतलब वो जिस तरीके की कद काठी है, जिस तरीके से वो युद्ध लड़ते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि वो ग्रीक या अरब के ही लोगों के संतानें हैं। ठीक है, टेल ऑफ ब्रेवरी। अब यहाँ पे आप लास्ट वाला बॉक्स देख रहे होगे, यहाँ पे ब्रेवरी लिखा हुआ है, मतलब बहुत साहसी लोग हैं। कुर्ग की जो रेजिमेंट है वो बहुत ही मोस्ट डेकोरेटेड आर्मी है। जनरल करियप्पा, यहाँ पे हमारे फर्स्ट आर्मी जनरल है जनरल करियप्पा, वो भी कुर्गी ही थे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ एंड नेचर। अब ये देखो यहाँ पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी, ये कुर्गी पर्सन है, पर्सन की इमेज है। आप इसकी ड्रेस देख सकते हो, ऐसा लगता है जैसे ग्रीक या फिर अरब के लोगों की ड्रेस है और इनको कुदाबू बोला जाता है। यहाँ की जो आपकी सुंदरता है, नेचर है, यहाँ कावेरी रिवर है जो कुर्ग के पास में से ही निकलती है और यहाँ फ्लोरा एंड फाउना, बहुत सुंदर पेड़ और पौधे भी हैं और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब आती है हमारी लोकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ कुर्ग।
कुर्ग की डिस्क्रिप्शन क्या है, कैसे आता है ये। तो कुर्ग जो है इसको कुदागु भी बोला जाता है, ये कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट में है, ये कॉफी प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। सीनिक ब्यूटी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत सुंदर जगह है, इसको भारत का स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ अच्छा सा मौसम है सितंबर टू मार्च आने का। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो ग्रीक या अरेबिक डिसेंट है, मतलब इनके जो पूर्वज थे वो या तो ग्रीक देश के थे या अरब देश के थे, क्लियर। इसकी यूनिक ड्रेस कोड है, ट्रेडिशनल कुर्गी ड्रेसेस कुपिया रिसेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय अरब और कुर्स। अब इनकी जो ड्रेस है वो कुपिया ड्रेस है, जो कि या तो अरब के लोग पहनते हैं या फिर कुर्द के लोग पहनते हैं, ठीक है। इसके बाद मार्शल ट्रेडिशन, द कुदावूज आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी, बहुत ही ज्यादा साहसी हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि यहाँ हमारे भारत के भी जो फर्स्ट आर्मी जनरल थे जनरल करियप्पा, वो भी कुर्गी ही थे, ठीक है। और दे आर द ओनली पीपल इन इंडिया अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस, और पूरे भारत में सिर्फ यही लोग हैं जो बिना लाइसेंस के बंदूक भी अपने साथ में रख सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं चाय पीने के लिए असम। और असम, यहाँ की चाय की तो बात ही क्या है, यहाँ के चाय के बागान बहुत ही सुंदर है। अब इन चाय के बागानों में जो कहानी शुरू हो रही है उसमें मेन कैरेक्टर है प्रांजल, राजवीर के डैडी, जो कि मैनेजर है एक टी एस्टेट में। सेटिंग क्या है, यहाँ की कहानी पहले ट्रेन में शुरू होती है, उसके बाद वो टी गार्डन जो कि ढेकी बारी के नाम से जाना जाता है वहां पे जाते हैं। इसकी समरी पढ़ते हैं बच्चों। इन टी फ्रॉम असम, अरूप कुमार दत्ता डिस्क्राइब हाउ पॉपुलर टी हैज बिकम अ बेवरेज इन द वर्ल्ड। इस चैप्टर में अरूप कुमार दत्ता ने डिस्क्राइब किया है कि चाय किस तरीके से पॉपुलर ड्रिंक बनी है वर्ल्ड वाइड। Over 80 करोड़ ऑफ कप ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो बताते हैं कि 80 करोड़ चाय के कप डेली पी जा रहे हैं। इस कहानी के अंदर यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें दिखाई गई हैं। द लेसन गिव्स अ ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेचिंग एज फार एज आईज कैन गो इन असम। बताते हैं कि यहाँ पर जितनी दूर आप असम में जहां तक आप देख सकते हो वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ चाय के बागान ही दिखाई देंगे। बहुत सारे लोग हैं जो नई पत्तियों को तोड़ते हुए दिखाई देंगे और अपने बैम्बू बास्केट के अंदर उन पत्तियों को कलेक्ट करते हुए भी आपको दिखाई जा सकते हैं। और ये लेसन इनको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है। तो आप ये देखो, यहाँ पर भी हमने इमेजेस लगाई हैं। ये इमेजेस है एक टी गार्डन की। यहाँ देख रहे होंगे आप एक टी प्लकर है जो अपना पत्तियां तोड़ रहे हैं, और ये होती है हमारी बाम्बू बास्केट। यहाँ पे इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। राजवीर बहुत ही एक्साइटेड था, वो जा रहा है अपने दोस्त प्रांजल के साथ असम में कुछ टी गार्डन्स को देखने के लिए। जब वो अपने जर्नी के अंदर होता है तो प्रांजल उसको चाय की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताता है। इनमें दो स्टोरीज बहुत ही अच्छी थी। पहली थी जहां पे बोधि धर्मा जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क है, जब वो ध्यान लगा रहे होते हैं तो उनकी आई लैशेस, ये जो हमारी पलकें हैं, वो उनको नींद आ जाती है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी आई लैशेस को काट दिया और दूर फेंका, और जहां वो गिरी आई लैशेस वहां से टी लीव्स उगाई। तो पहली स्टोरी तो ये थी। और दूसरी स्टोरी थी एक चाइनीज एम्परर की, जब वो अपने महल में एक गर्म पानी पीने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी वहां पर कुछ पेड़ की पत्तियां आकर उनकी चाय में गिर जाती हैं। वो बहुत सुगंधित होती है, उनको बहुत टेस्टी लगती हैं, और तब से वहां पे, क्योंकि चाय चाइना के एम्परर में एक पत्ती गिरी तो वो हो गया चाय, चाइना से बना चाय वर्ड, ठीक है। अगर आपको ये स्टोरी सुननी है तो आप हमारी शॉर्ट वीडियो में इसकी स्टोरी सुन सकते हैं, क्लियर। अब जब वो स्टेशन पहुंच जाते हैं तो वो धेकिया बारी की तरफ जाते हैं, जो कि टी गार्डन है, जिनके देखभाल कर रहे हैं प्रांजल के फादर। राजवीर उनको इम्प्रेस करता है अपनी नॉलेज के साथ, कि उसको पता होता है कि कौन सा स्प्राउटिंग ईयर है और कैसे ये चाय के बागान उगते हैं, ठीक है। तो राजवीर की नॉलेज से प्रांजल के जो फादर है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तो ये थे हमारे तीनों ही पार्ट इंडिया, और ये थे हमारे तीनों ही पार्ट ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से। अब हम यहां से चलते हैं अपने नए करेक्टर, बहुत ही सुंदर करेक्टर मिजबिल द ऑटर के पास, ठीक है, जो कि लिखा है गेविन मैक्सवेल में। अब यहाँ पे आपको देखना है कि देखो ये वाला जो करेक्टर है
क्या नाम है इसका? ओटर। ओटर बोलते हैं हिंदू में ऊद बिलाव। भाई ये अजीब सा, अलग सा, बिल्कुल ऐसा प्राणी है जो हम इंडियंस ने कभी भी नहीं देखा। बहुत कम लोगों ने उसको देखा होगा रियल लाइफ में, हमने इसको सिर्फ बुक्स में ही देख रखा है, ठीक है। लेकिन ये पूरा का पूरा कैरेक्टर जो है ये एक पेट के तौर पे आया है। ये जो बंदा है गेविन मैक्सवेल, इसने इसको पेट के तौर पे पाला, ठीक है। जैसे हम लोग कॉमन लोग, हम लोग क्या रखेंगे अपने लिए? डॉग, कैट, पैरट, है ना। कुछ लोग चूहे रख लेते हैं अपने पास एज अ पेट, बट इसने तो ओटर को ही रखा है। अब ये तो हुई कहानी, लेकिन इसको हम एक बोर्ड पर्पस, सीबीएसई बोर्ड पर्पस के हिसाब से बताऊं तो आप ये चैप्टर स्किप कर सकते हो। क्लियर? क्योंकि हमारे पास में 9 चैप्टर्स है फर्स्ट फ्लाइट में, तो अगर एक आध चैप्टर आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये वाला चैप्टर उन्हीं में से एक माना जा सकता है। अब इसमें मेन कैरेक्टर क्या है? द राइटर, हिज पेट ओटर मिजबिल, और इसकी थीम क्या है? इट इज अ ह्यूमरस टेल ऑफ एडवेंचर ऑफ अ मैन विद हिज ओन ओटर। तो उसका एक एडवेंचर है, एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जिसमें जो नरेटर है और उसका यहाँ पे एक पेट है जो अलग अलग तरीके की हरकतें करता है। तो देयर अ फ्रेंड ऑफ हिज प्रेजेंट हिम एन ऑटर, और उसके एक दोस्त ने उसको ऑटर गिफ्ट किया। भाई कुछ और नहीं दिया, उसको कहा ले जाए भाई, ये अलग से ही प्राणी है। He takes his daughter to England where he has a flat of his own. वो अपने फ्लैट में रखते हैं इंग्लैंड में। He has some interesting experience during his air journey from Basra to Paris and London. और उसकी जब जर्नी थी, मतलब एरोप्लेन में जब वो इसको लेके जा रहा था, तब भी बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। टाइटल मिजबिल जो है ये एक शॉर्ट टाइटल है। मिजबिल belonged to a race of otters that had been recently discovered by zoologist named and was thus known as Maxwell otter. It took otter a little time to open up and get comfortable in his new surrounding. अब इस otter को अपने नए surroundings में थोड़ा सा टाइम लगा। So this story is all about Mitchell and his time with the author, ठीक है। तो इसमें कुछ खास है नहीं। अब हमारा सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर आता है, वो है हमारा मैडम राइड्स द बस। और किसके बारे में है? वल्ली के बारे में, ठीक है। तो मैडम राइड द बस, इसकी थीम पढ़ते हैं, मेन कैरेक्टर, वैल्यू देखते हैं। अब इस मैडम राइड द बस की एक थीम है, वो क्या है? ये स्टोरी है एक छोटी सी लड़की वल्ली के बारे में जिसने एक अपनी ट्रैवल जर्नी करी है, बस जर्नी करी है अलोन। और इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? एडवेंचर, सिंपैथी और क्यूरियोसिटी। इसके मेन कैरेक्टर हैं वल्ली जो 8 साल की है, उसकी मदर, बस ड्राइवर, कंडक्टर। और वैल्यूज हम लोग क्या देख रहे हैं? सेल्फ रिस्पेक्टिंग। उसको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत थी भाई, बहुत जरूरी था इसके अंदर। जब आप वो इंसिडेंट याद करो, जब हम सेल्फ रिस्पेक्टिंग की बात कर रहे हैं तो वो इंसिडेंट याद करना होगा जब कंडक्टर ने उसको बोला था मैडम, तो उसने कहा आई एम नॉट मैडम, ठीक है, डोंट टॉक मी लाइक दिस। तो वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, बहुत क्यूरियस थी हर एक चीज को देखने के लिए, इसलिए तो बार बार वो अपनी सीट से खड़े होकर बाहर देख रही थी। वन शुड लिसन टू वंस एल्डर्स। लेकिन इसमें ये भी ध्यान देना है कि जब वो एल्डर एक लेडी थी ना, वो कह रही थी कि भाई तुम बैठ जा नहीं तो तेरे को लग जाएगी, वो मना कर रही थी, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको समझाया कि अगर तू बैठेगी नहीं तो तेरा सिर जो है किसी से टकरा जाएगा। तो ये वाली बात है, बी बोल्ड बट बी सेफ टू। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई हाँ, हमें पता है बच्चे बहुत हिम्मत वाले होते हैं, लेकिन आपको सेफ भी रहना है, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसका टाइटल क्या है? मैडम राइड द बस। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। The story Madam Ride the Bus is about an 8-year-old girl, Valli, and her journey on the bus. According to the society and the people traveling on the bus, Valli was very young to travel alone. तो वो ये स्टोरी है वल्ली के बारे में जिसने अपनी एक बस जर्नी करी है बिल्कुल अकेले। और यहाँ पे सोसाइटी और लोग क्या बोल रहे हैं जो भी बस में जा रहे थे कि वल्ली बहुत छोटी है अकेले ट्रैवल करने के लिए। She behaved like an adult to the conductor and paid equally as others. तो उसने क्या किया है कि पैसा दिया बिल्कुल एक अडल्ट के तरीके से और उनके तरीके से ही यहाँ पर काम किया, मतलब अलोन ट्रैवलिंग करी है, ठीक है। शी ऑल्सो गॉट annoyed when any other person would give her advice to her about her safety and stop her from standing on her seat. तो वो बहुत annoyed हो गई, नाराज हो गई, मेरे को क्यों टोक रहे हो भाई, मेरी क्या गलती है ना, मैंने तो पैसा दिया, मैं तो अपनी सीट पे चाहे खड़े होकर नाचूं चाहे मैं कुछ मर्जी करूं, है ना। तो उसको बहुत गुस्सा हो रहा था
वल्ली आर्ग्यूड विद एन एल्डरली लेडी एंड आस्क्ड हर नॉट टू कॉल अ चाइल्ड। उसने एक बहस भी करी, भाई मेरे को बच्चा मत बोलो। द बस कंडक्टर कॉल्ड हर मैम कॉमिकली। अब यहाँ पे उसने मैडम बोला है मजाक से। वल्ली रिटर्न फ्रॉम द जर्नी सेफली एंड वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट हर एंटायर जर्नी, और बहुत ही कंसर्न थी वो अपनी पूरी जर्नी को लेकर। ठीक है, अब इसकी जस्ट मतलब इसकी एक और समरी है। मैडम राइट द बस इज अ स्टोरी अबाउट। अब देखो यहाँ पे ये हमने इसके टाइटल को जस्टिफाई किया और यहाँ पर इसकी ये समरी है। आप इन दोनों को भी अगर ऐड कर लोगे ना तो आपका पूरा का पूरा जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसमें दिया है कि कैसे उसने प्लानिंग करी, क्या क्या चीजें थी। मैडम राइट द बस इज द स्टोरी ऑफ एन 8-year-old गर्ल वली। शी वॉज वंडरफुल गर्ल। She was mature, clever, practical and self-respecting beyond her age। अब देखो ये वाली लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मैच्योर है, चालाक है, प्रैक्टिकल है और उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है और अपनी एज से ज्यादा वो काम कर रही है। स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ डोरवे, डोरवे मतलब अपने घर के दरवाजे के बाहर, वो लोगों को देख रही थी क्या हो रहा है सड़क पर और यही उसका फेवरेट टाइम पास था। शी वॉज अ ग्रेट प्लानर, बहुत ही, ये देखो ये उसका करेक्टर है मेन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शी थ्रिफ्टली सेव्ड, थ्रिफ्टली का मतलब हो गया कंजूसी से, उसने हर एक पैसा बचाया। दैट केम हर वे फॉर फर्स्ट बस जर्नी, अपनी पहली बस जर्नी के लिए उसने एक एक पाई पाई जोड़ी है। ड्यूरिंग हर फर्स्ट बस जर्नी वली वॉज फुल ऑफ इंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट, वो बहुत इंथुजियास्टिक थी। अब बच्चे ना क्या सोचते हैं कि सर हम लिखें कैसे, क्या क्या वर्ड्स को यूटिलाइज करें, तो बच्चों आपको ये पूरा का पूरा आंसर इसी तरीके से समझा रहा हूं कि आपको कहीं पर भी वोकैबुलरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर कहीं तलाशने की जरूरत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो और ध्यान से इसको अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट कर लो। इसी तरीके के वर्ड्स, इसी तरीके की वोकैबुलरी आपको यूज करनी है। ठीक है, उसने सारे लैंडस्केप को एंजॉय किया। कैनल, एक छोटी सी रिवर आ रही थी, पाम ट्रीज, distant mountain, green fields stretching out as far as her eyes could see. She reacted strongly when she was called a child. उसने बहुत strongly react किया था कि मेरे को बच्चा मत बोलो, मेरे को मैडम मत बोलो। The self-respecting girl refused to accept a free cold drink offered by the bus conductor। तो जब वो बस शहर में पहुंच गई तो उसको कंडक्टर ने बोला था ना कि भाई तू जो है पेप्सी पी ले, कोल्ड ड्रिंक ले ले, उसने मना कर दिया। मेरे पास तो सिर्फ इतने ही पैसे हैं जितने में मैं बस की जर्नी आना जाना कर सकूं, इससे ज्यादा मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो उसने उस चीज को भी रिफ्यूज किया। शी प्लान्ड हर बस जर्नी ड्यूरिंग द नैप आवर्स ऑफ हर मदर। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि उसकी प्लानिंग कैसी थी। उसकी प्लानिंग इतनी परफेक्ट थी कि उसको पता था मेरी माँ कितनी देर के लिए सोती है और मैं कितनी देर में बस से आना जाना कर लूंगी। इंटरेस्टिंगली हर मदर कुड नेवर know of the bus journey her daughter undertook during her nap in the afternoon। और उसकी माँ को ये पता भी नहीं चला कि कैसे उसकी जो लड़की है वो बस जर्नी कंप्लीट करके भी आ चुकी है। अब यहाँ एक इंसिडेंट है, देखो ये काव का इंसिडेंट है, काव वाला इंसिडेंट है। आप मेरी बात समझो, यहाँ पे मैं आपको चैप्टर के बजाय ना चैप्टर पूरा कंप्लीट कराने, आप लोगों ने स्टोरी पूरी सुन रखी है, स्टोरीज का आपको नॉलेज है, बट सिर्फ हम उसको रिवाइज करें इन अ मैनर कि आपको वो रिकॉल हो जाए चीजें, प्लस आपको ये समझ आ जाए कि आपको आंसर कैसे लिखना है, कैसे वो इंसिडेंट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें क्या क्या वोकैबुलरी यूज करनी है। तो इन द स्टोरी मैडम राइट द बस वली encounters a cow on her first bus journey is later confronted with the consequences of that encounter। अब यहाँ दो चीजें हुई हैं कि एक बारी तो जब वो जा रही थी अपने बस से शहर की तरफ और जब वो वापस आ रही थी। Cow in front of bus while traveling to the city, Wally sees a young cow running in the middle of the road. The driver honks horn मारा to warn the cow, but it runs faster. Wally finds the scene funny and laughs until she has tears in her eyes। तो ये जॉयफुल था जब उसने देखा गाय आगे भाग रही है और उसको हॉर्न दे रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ। ठीक है, डेड काउ ऑन द वे बैक, लेकिन क्या हुआ जब वो वापस आए तो वही काउ मरी हुई दिखी। ऑन हर रिटर्न जर्नी वली सीज द सेम काउ लाइंग डेड ऑन द साइड ऑफ द रोड। द काउ हैज बीन हिट बाय अ फास्ट मूविंग व्हीकल एंड इज लाइंग इन द पूल ऑफ ब्लड विद इट्स लेग्स स्प्रेड आउट। उसकी जो टांगे थी वो पूरी तरीके से खुल चुकी थी, वो मर चुकी थी, उसमें से खून निकल रहा था। वली इज डिवास्टेटेड एंड सैड एंड द इमेज ऑफ द डेड काउ हॉन्ट्स हर। और जो वो इमेज उसने देखा मरे हुए गाय का वो उसको डराने लगा, समझ रहे हो। तो मतलब यहाँ पे ये उसका एक कंपैरिजन है कि जब वो जा रही थी
अपनी जर्नी पे, तो उसने कैसा उसने देखा, और जब वो वापस आई तब क्या सीन था। ठीक है, तो ये है हमारा कौन सा, मैडम राइड द बस, जिसमें मेन कैरेक्टर में है वल्ली और उसके कुछ इंसिडेंट्स कि उसने क्या क्या किया। क्लियर। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है, अच्छा एक और चीज इसमें, एक चीज का और ध्यान रखना कि बच्चों आप ना ये वल्ली वाला चैप्टर जरूर करके जाओ। आप जैसे मैंने बोला मिजबिल द आउटर आप छोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि इसका जो मेन कैरेक्टर है वल्ली, इसको हम अमेंडा के साथ भी ज्वाइन करेंगे, इसी कैरेक्टर को हम भोली के साथ भी ज्वाइन करेंगे। तो ये वाला जो कैरेक्टर है ना वल्ली का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये वाला चैप्टर आपको याद होना चाहिए, इसकी वोकैबुलरी याद होनी चाहिए, इसके सीन्स याद होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंटली वो एक अच्छी प्लानर है, वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग गर्ल है, तो उसके जो वैल्यू पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस करे थे वो आपको पता होने चाहिए। इसी से आप जो है ना अगले जो हम अमेंडा या फिर इसका कंपैरिजन भोली के साथ कर पाएंगे। ठीक है, आगे है नेक्स्ट हमारे पास में द सरमन एट बनारस। इसमें मेन कैरेक्टर में है गौतम बुद्धा और किसा गौतमी। तो थीम क्या है? द चैप्टर एक्सप्लोर थीम ऑफ द इनवाइटेबिलिटी ऑफ डेथ, अर्थली सफरिंग एंड नीड फॉर साल्वेशन एंड डिटैचमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इनवाइटेबिलिटी ऑफ डेथ। हम मौत को नकार नहीं सकते हैं, हम अपनी जो हमारी सच है उस चीज को हम झुटला नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके वैल्यूज, death is common to all, a truth cannot change, grieving and lamenting cannot lessen the pain or revive a dead one। तो इसमें एक तो हम इस सच को नहीं बदल सकते कि भाई जो भी बंदा मृत्यु हुई है वो हमारे को छोड़ के चला गया तो हम उसके ऊपर शोक नहीं मनाएं, है ना, रो रो के उनको याद कर करके अपने शरीर को कष्ट ना पहुंचाएं। द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द डेड वन। ठीक है, कि वो कभी वापस नहीं आएंगे, कि जो समझदार प्राणी है ना वो हमेशा इसी चीज को मान के चलेगा, जो इस दुनिया से चला गया वो वापस नहीं आने वाला, इसलिए खुद रो पिट के इन सब चीजों को, अपने आप को दुख तकलीफ मत पहुंचाओ। ठीक है, अब इसमें सरमन एट बनारस इज द स्टोरी ऑफ अनफॉर्चुनेट वुमन कीसा गौतमी। She had lost her only one son. In her grief, she carried the dead body of her son from one place to another. यहाँ तक तो स्टोरी में लिखा ही था। In the end, she came to Lord Buddha. She needed the medicine that could cure her son. उसको वो दवाई चाहिए थी जो कि उसके बेटे को ठीक कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? the Buddha asked her to bring him a handful of mustard seed। तो बुद्धा ने बोला भाई मेरे को कहीं से मस्टर्ड सीड मतलब सरसों के बीज ला दो, और वहां से ला कर दो, उस घर से ला कर दो जहां से कभी कोई बच्चा, कोई परिवार का रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन ना मरा हो। लेकिन ऐसा कोई भी घर उसको नहीं मिलता, तो उसको समझ आता है डेथ वॉज इनवाइटेबल, नोबडी कैन अवॉइड डाइंग। कोई भी बंदा मृत्यु को नकार नहीं सकता। द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके। ये पूरा संसार ही इसी मौत से और सड़न से भरा पड़ा है। द वाइज डोंट ग्रीव। जो समझदार होते हैं वो दुख नहीं मनाते। ही हु वाज ओवरकम ऑल सून विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो एंड बी ब्लेस्ड। और जो लोग इस बात को समझ लेते हैं वो सभी दुखों से परे हो जाते हैं और उनको भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिजोल्यूशन, कि कैसे उसको ये सारी बातें समझ आए। बुद्धा ने कहा दैट इज अनवाइज टू लेमेंट ओवर डेथ। तो बुद्धा कहते हैं कि भाई किसी भी व्यक्ति की मौत पे ज्यादा रोना धोना नहीं चाहिए। एवरीवन हु इज बोर्न मस्ट डाई वन डे। जो भी पैदा हुआ है वो एक ना एक दिन जरूर मरेगा। द वाइज वंस डोंट ग्रीव बिकॉज दे नो दैट इज अनलिमिटेड ट्रुथ। और जो समझदार प्राणी है, जो बुद्धिमान है, वो मानते हैं कि मृत्यु तो सभी को आनी है। द ओनली वे टू ऑब्टेन पीस इज टू ओवरकम सॉरो। सिर्फ अपने दिमाग को शांति देने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने दुखों से ऊपर उठ जाओ। Who overcome all sorrow enjoy perfect peace of mind। और जो हर दुखों से ऊपर चले जाते हैं उन्हीं को भगवान का शांति दिमाग, उनका जो दिमाग है वो शांत होता है, उनको भगवान का आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल लास्ट चैप्टर, देखो हम कितनी जल्दी से पहुंच चुके हैं।
द प्रपोजल, बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर। इसमें 3 ही करेक्टर हैं, लेकिन भाई साहब इन 3 करेक्टर ने पूरी स्टोरी को ऐसे बांध के रखा था ना, मजा आया। लेकिन यार पढ़ाते पढ़ाते ना कहीं बोरियत सी छा जाती है, कुछ वर्ड कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा से दिक्कत देते हैं। तो अगेन एक और चैप्टर है जिसको मैं कहूंगा कि अगर आप अवॉइड करना चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, बाकी इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। क्लियर। नेक्स्ट इज द प्रपोजल। इसमें मेन कैरेक्टर नटालिया शुक्लोवा लोमोव। टेंडेंसी, अब इसकी थीम क्या है? टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिली टू सीक मैट्रिमोनियल टाइज, द रियल पर्पस इज टू इंक्रीज देयर एस्टेट एंड लैंडेड प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे कुछ अमीर लोगों की कहानी है जिसमें वो शादी इसलिए नहीं करे भाई हमें रिश्ते में जुड़ना है, नहीं, वो कह रहे हैं यार मैं और तू मिल जाते हैं, हम शादी कर लेते हैं, हमारी प्रॉपर्टी और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। सटायर मेकिंग फन ऑफ मनी ड्रिवन टाइप ऑफ मैरिजेस। ये एक व्यंग किया गया है कि भाई जो पैसे वाली पार्टियां होती हैं उसमें जो पैसे वाले लोग होते हैं वो किस तरीके से शादी का माहौल बनाते हैं। मैरिज फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है। तो प्लॉट है, ये स्टोरी कहां पे हुई? द प्ले इज ऑल अबाउट, ये प्ले है, द प्ले इज अबाउट वेल्दी फैमिली सर्च फॉर अ ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम टू इंक्रीज देयर वेल्थ। इन दिस स्टोरी इवान लोमोव प्रपोजेस शुकोव्स डॉटर नटालिया। तो इस स्टोरी में एक करेक्टर है, क्या नाम है? लोमोव, जो कि शुकोव की बेटी नटालिया को प्रपोज करने के लिए आ रहा है। द क्वेरल ओवर स्मॉल इश्यूज एंड कंप्लीटली फॉरगॉट द रियल पर्पस द मैरिज प्रपोजल। वो छोटी छोटी बातों पे इसमें लड़ाई करते हैं और पूरी तरीके से भूल जाते हैं कि वो यहाँ पर किस लिए आए थे, मैरिज प्रपोजल करने के लिए, और आखिरकार एंड में इनकी मैरिज हो जाती है। तो इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेपन स्टेपनोविच शुकोव, ये नटालिया के फादर हैं। उनकी क्या मेन कैरेक्टर में चीजें, अगर आप इसका ये स्क्रीनशॉट ले लोगे ना तो आप समझ लो आपके आंसर तैयार हो रहे हैं। मैंने इसको ज्यादा तरीके से लिखा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये मैं समझता हूं कि आपको अवॉइड करना चाहिए चैप्टर। इसमें कुछ खास है नहीं, ना तो सीखने के लिए कुछ है। आप क्या लिखोगे? सिर्फ कैरेक्टर स्केच। तो इनके ये पॉइंट्स लिख दो। ये क्या है? वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ फैमिली, केयरिंग एंड लविंग फादर है, ट्रेडिशनल इन हिज वेज, स्टबन, स्टबन मतलब जिद्दी बंदा है ये, बॉसी एंड कंट्रोलिंग, जब जिद्दी है तो वो बॉसी है, भाई मैं सबको कंट्रोल करके रखूंगा। लूज टेम्पर, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, और अपने स्टेटस के लिए भी बहुत ही ज्यादा प्राउड है, ठीक है। अब इनकी बेटी है नतालिया स्टेपनोवा। अब ये कैसी है? हार्ड वर्किंग है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, बहुत बहस करती है भाई साहब, मजेदार। प्राउड ऑफ हर फैमिली, अपनी फैमिली पे बहुत प्राउड करती है। कंसर्न अबाउट सोशल स्टेटस, और उसको पता है कि भाई मैं कैसे सोसाइटी में हूँ, मेरा पापा इतना ज्यादा अमीर है तो मेरी भी तो सोशल स्टेटस होना चाहिए। रिएक्ट करती है, सेंसिटिव और इमोशनल है। वही हमारा जो नेक्स्ट बंदा है, क्या नाम है इसका? इवान वेसलविच। ये है नर्वस, गुड इंटेंशंस, इसकी इंटेंशंस अच्छी है, बेचारा बहस नहीं कर रहा था। प्राउड ओनर, लेकिन फिर भी है। आर्ग्यूमेंट ये भी कर रहा है। हेल्थ फोकस्ड है, इसको बार बार घबराहट हो जाती है पूरी स्टोरी में ना, आए मैं मर गया, आए मैं मर गया, ये मेरे दिल की धड़कन है, ये इसी तरीके से लगा रहा है। डिटरमाइंड बट अनश्योर, और बहुत ही ज्यादा जल्दी से अपसेट होने वाला बंदा, ठीक है। तो ये हमारे सारे चैप्टर्स की समरी फर्स्ट फ्लाइट की, ठीक, जो हमने 1 घंटे से भी कम समय में कंप्लीट कर दी है। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। तो जहां कमी लगी हो, जो चीज आपको अच्छा लगा हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम फुटप्रिंट विदाउट फीट के सारे चैप्टर्स को एक और तरीके से इंटरेस्टिंग वे में वन शॉर्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बी कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।